who are going to sow seeds of discontentment in Karnataka. We will not hesitate to ban them. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही पिछली बीजेपी सरकार के फैसलों को बदलने की आहट अब सुनाई देने लगी है। एमएनसी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की मांग की और उस पर अब कांग्रेस सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को यह अस्वीकार्य है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वादा किया था कि वो पीएफआई के साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाने का काम करेगी। कांग्रेस ने कहा था कि अगर उसकी सरकार आती है तो वो इस पर अमल करेगी। हालांकि देश के कई राज्यों में विरोध के बाद कांग्रेस ने साफ किया कि वो कुछ गलत किए जाने पर ही ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन अब सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का ये बयान सियासी पारा बढ़ा रहा है और प्रियांक खड़गे के इस बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। Who are going to sow seeds of discontentment in Karnataka. We will not hesitate to ban them. उधर प्रियांक खड़गे से सरकार के वादे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने कहा है कि जो भी संगठन समाज में नफरत के बीज दिखाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी सरकार के फैसले से क्यों घबरा रही है, उन्होंने यार क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। Any organization, either religious, political or social, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization. We will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them. चलिए, तो हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया और कांग्रेस की इस घोषणा के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस और बीजेपी ने भी वादों को लेकर कांग्रेस की आलोचना शुरू कर दी है। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ तिलक सिंह जी जुड़े हैं बीजेपी की ओर से, रत्नाकर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे, सहयोगी रवि सराफ भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आप कांग्रेस लगातार कवर करते हैं। ये कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद और बदलने के बाद भी, क्योंकि अब देखिए पहले बीजेपी थी अब कांग्रेस आ गई है, अब जो चीजें हैं वो बदलने लगी हैं। जिन घोषणाओं की बात की गई थी उन पर काम करने की बात होनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल चारुल, देखिए बयान देने की कवायद शुरू हो चुकी है और अपने आप को ज्यादा दिखाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है कि सरकार में कौन ज्यादा दिखेगा और कौन ज्यादा सबसे आगे चल रहा है। इसीलिए प्रियांक खड़गे इस वक्त जो है लीड लिए हुए हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान बजरंग दल का जिक्र हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सामने आए थे और इस पूरे मुद्दे को किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत ज्यादा अंतर है। पर फिर से एक बार डिबेट प्रियांक खड़गे ने छेड़ दी है, तो इसका असर भले ही साउथ में ज्यादा ना हो पर नॉर्थ में इस मुद्दे पर असर हो सकता है। और जिस तरीके से वो लगातार संघ की बात कर रहे हैं कि हम आरएसएस पे बैन लगा देंगे, हालांकि पावर की अगर बात करें तो पावर्स किसी राज्य की सरकार के पास नहीं है कि वो बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हाँ, जो कानून राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए थे, जिस बात का जिक्र प्रियांक खड़गे ने किया कि हम हिजाब पर लगे प्रतिबंध को खत्म कर देंगे अगर हमें जरूरत लगी तो। पर फिलहाल कांग्रेस का नेतृत्व का ये कहना है कि हम इस पूरे मसले पर अभी नजर बनाए हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो जो तमाम कानून है उस पर रिव्यू करेंगे, क्योंकि अमूमन होता ही है कि जहां भी नई सरकार आती है पुराने सरकार के जो कानून होते हैं
कार्यप्रणाली होती है उसको देखती है, रिव्यू करती है और फिर जरूरत महसूस होता है बिल्कुल, और तो उस पे अक्सर ऐसा बदलाव किया देखा जाता भी है। गया है कि पिछली सरकार के जो फैसले होते हैं उन्हें बदला जाता है। रत्नाकर जी, देखिए रवि ने भी जिक्र किया, ये एक ऐसा सवाल है कि आखिर किस सबूत के आधार पर आरएसएस को बैन करने की बात कही जा रही है। बजरंग दल को लेकर आपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही थी, तो राज्य सरकार किसी भी संगठन पर बैन नहीं लगा सकती है बिना किसी पुख्ता सबूत के, तो फिर आखिर ये बैन की बात कहां से आ रही है? चारुल जी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज बता दूं कि प्रियांक खड़गे जी ने जो कहा है वो समाज कल्याण मंत्री भी है वहां पे। निश्चित रूप से अगर राज्य में कहीं पे भी कोई संगठन हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, शांति को भंग करने की कोशिश करता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से कानून के तहत उस पर कार्रवाई 100% निश्चित होगी। क्योंकि कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचारी जनता पार्टी से के खिलाफ जो है हमको मैंडेट दिया है, बीजेपी के खिलाफ हमको जो है मैंडेट दिया है और उनकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें पूरी करनी है। और हम जिस तरह से 5 गारंटी जैसे शपथ लिए उसके बाद ही लागू कर दिए, तो जनता को जो हमने वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे और राज्य में 5 साल तक सुचारू रूप से हम अपनी सरकार को शांति से और विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे। रही बात आपकी सवाल जो बैंक की जो बात कह रही है, चारुल जी, मैं बता दूं आपको कि कोई भी संगठन है उसको बैन कर सकती है राज्य सरकार, उसमें कोई प्रवेश बैन हो सकता है। आपको उदाहरण एक देता हूं मैं। श्री राम सेना जो है गोवा में मनोहर पर्रिकर ने, जब मनोहर पर्रिकर की सरकार थी उस समय श्री राम सेना को गोवा में बैन कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि श्री राम सेना जो है हिंसा का रत्नाकर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि शांति भंग हो रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ये सब कुछ, तो ये किन किन आधारों पर, किन किन घटनाओं के आधार पर आप ये बातें बता रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, शांति भंग हो रही है? ऐसी कुछ घटनाएं आप याद दिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कालांतर में भी देखा गया है कि मॉब लिंचिंग के नाम पे मॉब लिंचिंग इन्होंने किया है, गौ रक्षा के नाम पे इन्होंने लोगों को मारा है, पीटा है, लव जिहाद के नाम पे इन्होंने मारा पीटा है। तो अगर इस तरह के वाकयात अगर राज्य में देखने को मिलेंगे और जहां पे दिखेगा कि आम जनता को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य की सरकार उस पर एक्शन लगी और बैन करने का काम करेगी, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे बजरंग दल हो। इस तरह के जो संगठन जो धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करेंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो आप आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं? देखिए चारू जी, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि हमने ये कहा है कि धर्म के नाम पे जो है इस तरह के संगठन, कोई भी संगठन अगर समाज में हिंसा फैलाने का काम करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो पीएफआई हो। कोई भी संगठन, हम राज्य की लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जनता ने हमें चुना है, उनकी कुछ उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। ये मैं आपको एक बयान कोट करती हूँ, डीके शिव कुमार जी की ओर से कहा गया था कि कर्नाटक में हनुमान मंदिर को विकसित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और अगर कर्नाटक में सत्ता में आते हैं तो प्रदेश में हनुमान मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और आप यहाँ पर तुलना कर रहे हैं एक आतंकी संगठन से, बजरंग दल की। देखिए, फिर आप जनता को उसी तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली और बजरंग दल में गुमराह करने का काम किया। बजरंग बली ईश्वर है हमारे, हमने वादा किया है कि हम आएंगे तो और मंदिरों को बनाएंगे, बजरंग बली के मंदिरों को बनाएंगे। और बजरंग दल जो है एक संगठन है और वह समाज में कहीं न कहीं हिंसा फैलाने का काम करता है। तो इस तरह हम तिलक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर जी, तिलक जी से जवाब लेते हैं। लौटूंगी सर, लौटूंगी आपके पास सर, और बाकी के गेस्ट भी, उनका रिएक्शंस भी ले लूं। तिलक जी, कई सारे आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं रत्नाकर जी, कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, शांति भंग करते हैं, और तुलना देखिए सीधी पीएफआई से की गई है। देखिए, और देश की जनता ने भी अच्छे से समझ लिया है कि इनकी जो दोहरी राजनीति है, ये कर्नाटक में इस बार तो तुक्का लग गया, लेकिन अब आगे लगने वाला नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि 136 को तुक्का कहते हैं है कि हम बजरंग बली के जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार करेंगे और नए मंदिर भी बनवाएंगे। इनके घोषणा पत्र में लिखा जाता है कि हम बजरंग को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, बैन कर देंगे। और अब तो ये संघ का भी नाम लेने लगे, आरएसएस को भी बैन करने की बात करने लगे। पहले सिर्फ बजरंग दल बोल रहे थे,
मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी और इसी वक्त कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, ये बजरंग दल को बैन करके दिखाएं, ये अपनी बात पर अडिग रहें, ये अपने घोषणा पत्र के अनुसार बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, आप बैन करके दिखाइए, मुझे डेट बताइए, आप किस दिन कितने बजे बजरंग दल को बैन करने का नोटिफिकेशन निकालेंगे। मुझे मौका दीजिएगा, से पहले ये पूछ लीजिए, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि आप बजरंग दल को बैन करके दिखाइए। मैं रत्नाकर जी लौटूंगी एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी से भी ले लें, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी, चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन जो मेन काम होना चाहिए उससे इतर बयानबाजी का दौर जो है वो चल रहा है। आरएसएस को बैन करने की बात की जा रही है, बजरंग दल को बैन की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं। नहीं चारू जी, राजनीतिक दलों का यह दुर्भाग्य है। रत्नाकर जी को यह नहीं पता है कि पीएफआई ऑलरेडी बैन है। आपने अपने घोषणा पत्र में डाल रहे हैं वो ऑलरेडी बैन है, पहले से ही बैन है पीएफआई। लेकिन क्योंकि बजरंग दल का नाम लाना है, इस वजह से पीएफआई को, जो संगठन पहले से ही प्रतिबंधित है, उसको आप क्या प्रतिबंधित करेंगे? रत्नाकर जी, आपने, कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस पर, बजरंग दल पर, विश्व हिंदू परिषद पर, इन सब पर बैन लगा के देख चुके हैं। आप अदालत में सबूत नहीं दे पाए हैं। पीके बाहरी दिल्ली उच्च न्यायालय के जज थे, उनके नेतृत्व में आयोग बना, आयोग ने रिपोर्ट मांगी, आप दे नहीं पाए सबूत, और प्रतिबंध हटा। आरएसएस पे आपने 3 बार लगाया, तीनों बार हटाया आपने। तो आप सब करके देख रहे हैं, राजनीति मत करिए। जो जिस काम के लिए कर्नाटक की जनता ने आपको चुना है वो काम करिए। क्या कोई उपद्रवी संगठन होगा तो आप चुप रहेंगे? आप कार्रवाई नहीं करेंगे? ऐलान क्या बता रहे हैं कि बजरंग दल को कर देंगे, इनको कर देंगे। अरे जो भी असामाजिक तत्व होंगे उन पर कार्रवाई सरकार करती ही है, और पीएफआई ऑलरेडी बैन है, और आरएसएस के ऊपर आप बैन लगा के देख चुके हैं। आपके पास सबूत नहीं है, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और ये जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, इस पर तमाम तथ्य आ चुके हैं। आपने आपातकाल में आरएसएस पर बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया था कि नहीं आरएसएस पर? आपातकाल में जब पूरे लोकतंत्र का गला घोंट दिया तब आपने बैन लगा दिया आरएसएस पे। उसके बाद आपने बाबरी ढांचे के ध्वंस के बाद सबूत नहीं दे पाते हैं आप। जब सबूत नहीं दे पाते हैं तो केवल बयानबाजी आप करते हैं। इसके पहले कर चुके हैं ना, उसका जवाब दीजिए। उसके पहले क्यों किया था आपने? फिर वही चिल्ला रहे हैं, फिर वही बयानबाजी। अरे अच्छे काम करिए, जनता ने आपको मौका दिया कर्नाटक में, उसमें उसको जनता के हित में काम करिए। बिल्कुल, रवि भी हमारे साथ बने हुए। रत्नाकर जी, लौटेंगे आपके पास। रवि, देखिए बयानबाजी तो यहाँ पर चल रही है, लेकिन एक तरफ आप ये देखिए कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पीएफआई को बैन किया जाएगा, ये भी स्पष्ट है कि पीएफआई पहले से बैन है। लेकिन इस तरह के बयानों की कितनी जगह है? क्योंकि जबकि हम देख चुके हैं, इतिहास में तारीखें आपको याद होंगी कि कब कब कांग्रेस के नेता ही जाकर आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और उसके बावजूद उन्हें ही बैन करने की हिदायत दी जा रही है, उन्हें बैन करने की बात की जा रही है। बिल्कुल चारुल, देखिए, और रत्नाकर जी बैठे हुए हैं, काफी सुलझे हुए राजनेता हैं, पर एक चीज करेक्ट करना बिल्कुल जरूरी है रत्नाकर जी को कि देखिए अभी कर्नाटक में पोर्टफोलियो एलोकेशन रत्नाकर जी नहीं हुआ है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री जरूर है आपके नेता प्रियांक खड़गे जी, पर पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए मंथन दिल्ली में चल रहा है, और 1 से 2 दिनों में चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस मंत्री के पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा और कितने और मंत्री होने वाले। दूसरी बात यह है कि देखिए, चाहे वो आरएसएस हो या फिर बजरंग दल हो या फिर आप हिजाब की बात करें, इसका असर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में ज्यादा नहीं पड़ा है, पर अभी और भी राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा फिर से देने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस मुद्दे को जितना ज्यादा उठाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के नेता जितना बोलेंगे तो नुकसान इस पूरे मसले पर, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो,
कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है इन तमाम राज्यों में, और बहुत महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं। चाहे राजस्थान आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, यहाँ पर बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो, बजरंग बली हो, इनका जो मामला है वो बड़ा हो सकता है, और जो हिंदूवादी जो संगठन है और जो फॉलोवर्स हैं उनके बीच में एक बड़ा मैसेज आ सकता है। तो अब कांग्रेस के जो आलाकमान है और जो बड़े नेता हैं वो इस कवायद में जुड़ गए हैं कि इस तरह के बयानों से बचा जाए, और पार्टी के नेता कम से कम इस तरह के बयान दें ताकि पार्टी को भविष्य में जो आगामी राज्यों के चुनाव हैं उस पर नुकसान ना हो सके। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सोच समझकर और बचकर बयानबाजी करनी चाहिए। रत्नाकर जी, बयानबाजी आप देखिए कि बचकर थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, चुनाव अभी आगे भी हैं, सिर्फ कर्नाटक पर ही बात नहीं सिमटने वाली है। मान सकते हैं हिमाचल के बाद कर्नाटक को लेकर आप उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन चुनाव अभी आगे भी है। चारुल जी, देखिए, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है और समाज में बांटो और राज करो की राजनीति करती है, निश्चित रूप से इनको इनके हिसाब से ही जवाब देना होगा। और हिसाब से जवाब, अब राकेश भाई कह रहे थे कि हम जो है बैन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने क्या कहा है। हमने ये कहा है कि समाज में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको हम बैन करेंगे और कानूनी रूप से बैन करेंगे। रत्नाकर जी, एक सवाल रत्नाकर जी, ये भी है, ये भी कहा गया कि अगर किसी को या बीजेपी आला कमान को दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाएं वो लोग। लेकिन अब से पहले कांग्रेस इस बात को लेकर हमेशा सवाल उठाती थी कि कोई पार्टी कैसे किसी को पाकिस्तान जाने के लिए कह सकती है। फिर आज जब कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी मानसिकता जैसी है वैसे उनका जवाब इनको मिलना चाहिए। लेकिन आप तो तय नहीं कर सकते ना किसी किस देश में रहना है। सुनिए, अभी तिलक जी चैलेंज कर रहे थे मुझे कि कह रहे थे कि आरएसएस पे कब बैन करेंगे, डेट बताएं, तारीख बताएं, कह रहे थे। अरे घबराइए मत, ये संगठन पे जो संगठन है इस पे केंद्र सरकार की भी संस्तुति लगती है, और हम जब बैन के लिए भेजेंगे आपके पास तो आप संस्तुति देंगे नहीं, क्योंकि आप तो नफरत को बढ़ाएंगे। लेकिन 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 10 महीने की बात है। 10 महीने के बाद जो जितने आतंकी संगठन है जो धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने का काम करते हैं उनको भी बैन करेंगे, और आपके नफरत की राजनीति को भी खत्म करने का काम करेंगे, ये देख लीजिएगा। तिलक जी, क्या कहेंगे, वाकई नफरत की राजनीति करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? लगातार आरोप लगा रहे हैं। जवाब देता हूं उनकी बात का। देखिए चारुल जी, देखिए ये लोग अपनी मानसिकता यहाँ पर टीवी पे बैठ के बिल्कुल साफ साफ निडर होके बिना किसी भय के बता रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कर्नाटक में किसने किया? बजरंग दल जैसे देशभक्त आपने तो कह दिया कि हम ये आतंकवादियों से आपने तो कह दिया कि हम जो है सोचिए, मेरे को समझ के पड़ेगा कि मैं इनको क्या बोलूं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ, ये सब देशभक्त संस्थाएं हैं और देश के लिए 24 घंटे ये काम करती है। आज भी अगर देश की किसी कोने में भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो यही संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां खड़े नजर आते हैं। इनका एक भी कार्यकर्ता कोरोना में बाहर निकला हो तो बताइए, एक भी कार्यकर्ता को इनको हो, एक भी किसी बड़े नेता की इनको कोरोना हो तो बताइए। मैं अपने बड़े से बड़े लीडर तक को मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि उनको कोरोना हुआ था, क्यों कोरोना हुआ था, क्योंकि वो घर पर नहीं बैठे हुए थे, वो लोगों के बीच में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। और इनकी पार्टी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कारण यह है कि इनका तुक्का लग गया तुष्टीकरण की राजनीति, बजरंग दल को बैन करने के नाम पर इनको। रत्नाकर जी, तिलक सिंह लेकिन जी, याद रखना ये पूरे देश में नहीं चलेगा, ये पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति चली नहीं चलेगी। 2024 का चुनाव आ रहा है और आप में अगर ताकत है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाइए। 10 महीना रुक जाइए। एक सवाल मेरा भी आपसे है कि आप आरएसएस से, बजरंग दल से इतना परहेज करते हैं, और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस ने कई बार आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत की है, संघ के जो कार्यक्रम होते हैं और उनकी तारीफ भी की है। मैं तिलक जी, वो राष्ट्रपति, वो जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं वो उसके बाद गए थे। राष्ट्रपति जी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। मैं अपना सवाल कर रही हूँ, एक बार मैं सवाल कर लूँ। रत्नाकर जी,
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपति जी आप समझिए तिलक जी, राष्ट्रपति एक पद है और उसमें किसी पार्टी को मत लाइए आप। मैं याद दिला देती हूँ कांग्रेस को, आपको याद होगा 1962 में किस तरह से जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया गया था, नेहरू जी ने आमंत्रित किया था। रत्नाकर जी आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1977 में आरएसएस के न्योते पर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल के उद्घाटन पर गई थी। महात्मा गांधी ने 2 बार शिरकत की थी। तो फिर आखिर बयानबाजी में आप क्यों दिखाते हैं कि आरएसएस नफरत फैलाती है? आप कहते हैं कि आरएसएस, आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप परहेज भी नहीं करते हैं, आप उनके कार्यक्रम में भी जाते हैं। तो फिर ये कैसे मतलब बयानबाजी है, ये कैसी राजनीति? चारुल जी, आप स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए प्रियांक खड़गे जी का, फिर से दोबारा रिपीट करा के चला दिए। उन्होंने कहा है बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही। आरएसएस का रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस पे हमने डायरेक्टली ये कभी नहीं कहा कि हम इसको बैन कर रहे हैं या बैन करवा दें। आरएसएस को बैन किया गया। देखिए डायरेक्टली नहीं कहा है, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, लेकिन भाई साहब सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, इतना बौखलाइए नहीं, देश की जनता समझ गई है। बौखलाने का आपका समय है, तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है, जवाब देगी। आप बजरंग दल को बैन करके दिखाइए, बौखलाने का आपका समय आएगा। ये तुक्का कौन कहता है जो लगे पूरे देश में नहीं चलेगा, आप चिंता न करिए। कौन कहता है कि हम मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए? ये तुष्टिकरण की राजनीति आप ही करते हैं। बजरंग बली के नाम पे वोट करने के लिए प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं। भैया ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हत्या को कानूनी रूप देने के लिए आपसे सिफारिश की है, ये कब शुरू करेंगे आप? दाव सब उल्टा पड़ गया है। कब करेंगे आप? आपका दाव ये एमनेस्टी इंटरनेशनल कांग्रेस की सरकार बनते की एक्टिव हो गई है, ये क्यों? रत्नाकर जी, तिलक जी, मुझे लगता है एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी से लूंगी। नहीं, जवाब मैं ले लूंगी सर, जवाब मैं ले लूंगी, सवाल मैं कर रही हूँ। रत्नाकर जी, तिलक जी, आप लोगों को मैंने पर्याप्त समय दिया है सर, और सवाल करने का हक मैं है, सवाल कर लूंगी मैं सवाल कर लूंगी। अब आखिर में अगर आप लोगों का हो गया तो एक छोटा सा सवाल मैं वापसी का एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी से ले लूं। आप लोगों को पर्याप्त समय दिया है। राकेश जी, स्थिति आपने देख ली है कि किस तरह से रत्नाकर जी ने भी कहा कि हमने कभी डायरेक्टली ये नहीं कहा कि हम बैन करेंगे, यानी बात भी करनी है लेकिन डायरेक्टली सीधा इल्जाम भी नहीं लेना। इस तरह की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, कहना क्या है, लगा के देख चुके हैं। ये आपातकाल में आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया, उसके बाद बाबरी ढांचे के गिरने के बाद लगाया आरएसएस पर, अदालत में मामला गया, आप सबूत नहीं दे पाए तो आप क्या कहेंगे? बजरंग दल क्या है? और रवि जी ने अभी कांग्रेस प्रवक्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाया कि भैया इनके प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि वो समाज कल्याण मंत्री हैं, अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। बिल्कुल, चलिए वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया तिलक जी, रत्नाकर जी, राकेश जी, आपका शुक्रिया। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। Who are going to sow seeds of discontentment in Karnataka? We will not hesitate to ban them.